हिजबुल्ला के साथ भी, तो लेकिन हूथीज सर के साथ प्रॉक्सी भी। भी चलता है और तो वो भी तो इनफैक्ट एक युद्ध ही होता है, चीज़ों को अफेक्ट करता ही है, तेल को अफेक्ट करता है, कीमतों को अफेक्ट करता है, सब चीज़ को अफेक्ट करता है। तो के से ना सर, अगर मैं एक एक टर्म में कहूँ कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, जैसे कि या फिर वर्ल्ड ऑर्डर अगर चेंज होता है जैसा कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अभी कुछ साल चलेगा, तो भैया वो जो गिरेगा वो अपने साथ हिलाएगा भी ना बाकी सब चीज़ों को, और उसकी जो कंपन है वो कंपन यहां पर भी महसूस होती है, वो कंपन बाकी और जगह पर भी महसूस होगी। देखिए सचिन, आप बहुत सही कह रहे हैं कि देखिए कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। बड़ा पेड़ तो अमेरिका है, उसको इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली भी देखिए, आज भी वो एक सुपर पावर का जो पोजीशन हैसियत, यदि आप उसको क्वांटिटेटिव से देखें, ये नहीं कहे कि अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ, यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अमेरिका आज भी एक बड़ा पावर है। कोई कहते हैं 28 बिलियन, 38 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना 17-18 में पहुंचा हुआ, भारत आज हम कह रहे हैं 3-5 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो तीसरी वर्ल्ड पावर के। मगर मिलिटरली देखिए ना, अब आप देखिए उसकी पहुंच सब जगह है, कहीं भी, तो वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने बताया, और देखिए ध्रुव सर भी इस चीज को बता रहे हैं, सारे पैनलिस्ट उसी चीज को सही तरीके से अपने तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने जो कहा है, और इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, हमको, सभी को। देखिए रशिया को, यूएसएसआर को या रशिया को जब आप बात करते हैं तो 1991 जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो कोई कहता है कि यह कोल्ड वॉर सेकंड है। जब यूनिपोलर हो चुका था ना, जब आप रशिया को 1991 के बाद पूरा विश्व में अमेरिका अमेरिका था, और आज भी अमेरिका अपने जालों को जो फंसाया है तो है ही है, तो हमारे ऊपर भी है। इसमें चाइना ने सर उठाने की चेष्टा की, मगर प्रॉब्लम चाइना में क्या है, ठीक है आप इकोनॉमिक पावर तो हो गए हैं सेकंड पावर में, मगर आप प्रॉक्सी से मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं, प्रॉक्सी से हमारे साथ भी करना चाहते हैं, चाहे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे। आपके पास इतनी आदर, बताइए ना उनको वॉर एक्सपीरियंस है क्या? अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका के पास ट्रमेंडस एक्सपीरियंस है, ट्रमेंडस पेंटागन की रीच है उनके, उनके आप देखिएगा उनकी सही बात रीचें है हैं, सर। जब घर उनके बैठे बैठे टेक्नोलॉजिकल जब घर डिपार्टमेंट। बैठे बैठे एबटाबाद हो या फिर हम देखें कि वो अफगानिस्तान में जो है अगर हमला कर सकते हैं ड्रोन से, तो कुछ भी हो सकता है, रीच तो है। एक सेकंड और लूं मैं में, एक सेकंड। देखिए जो मैं आता हूं इस वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ये पहली बार हुआ है, इसको हम लाइटली ना लें। 1979 में जो आज का ईरान है, जिस अयतुल्ला खुमैनी साहब आए और IRGC आ गया, जो कि पूरे के पूरे रिजीम को देखता है, तो वो जो चीजें हुई, इसके पहले ये सब एक थे, ये तो इजराइल के दोस्त हुआ करते थे, बहुत बड़े, ईरान बहुत बड़ा दोस्त था 1929 के पहले। मगर इसके बाद शैडो बॉक्सिंग जो कहते हैं, शैडो वॉर का हुआ और वो बढ़ता गया। आज के दिन में पहली बार हुआ है, ये डायरेक्ट है, इसको हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दमास्कस में, इसके पहले तो इराक में, आपने पूछा ना, इराक में ही बगदादी मारा गया था 2000 में, इराक में ही अमेरिका ने, और एकदम प्रूफ, उसके बाद डोनाल्ड साहब आके कहे, उन्होंने टेबल ठोका कि हमने मारा बगदादी। और देखिए आज तक वो तो कहता रहा ना कि हम बदला लेंगे, क्या बदला लिया? बदला ये इजराइल के साथ लिया है। तो ईरान की अपनी ऐसी पकड़ नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सी से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी से आप सीरिया में कुछ कर देंगे, लेबनान में कुछ कर देंगे, आप हुती से कर देंगे, मगर पूरे विश्व में ये आतंकवाद को यदि खत्म करना, भारत भी यही कहता है। हम आप देखेंगे आज के दिन में क्या ये रूप ले लेगा, रूप ले सकता है, क्योंकि ये जो हमास है ना, हमास भी आगे निकल गया। हमास को ये नहीं चाहते कि इस तरह से होगा, और इजराइल से कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से पूरा के गाजा को हम ये कर देंगे। और ध्रुव साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जब कह रहे थे कि रफा में क्या इस तरह की चीजें होंगी, वहां पर 4 बटालियन है नॉर्थ में, फिर से नॉर्थ में, यदि आप गाजा में जाएं, फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहा हमास वहां। आज की खबर है, आज की खबर यह भी है कि जो अमेरिका के पूरे जो हम कहते थे ना 61 बिलियन डॉलर, वो कहते हैं वो मंजूरी दे दी है। वो नहीं कहते कि हम किसी भी हालत में, क्योंकि वो फ्रंटलाइन स्टेट को हारने नहीं देंगे, वो कहते हैं ना कि हम तो किसी हालत में, और पूरा है, ध्रुव साहब एकदम सही बता रहे हैं कि दिसंबर तक आते आते तक आप देखिएगा कि फिर इसका 20% लैंड तो खत्म तो हो ये गया। वो वाली बात हुई ना जिसको डिप्लोमेटिकली हम बात कर रहे थे मिस्टर गोयल, कि मतलब एक डील हो गई है
कि चलो ठीक है आपको रफेल पर अटैक करना है, चलो ठीक है आपने हमें बता दिया, अब हम किसी को बताएंगे नहीं, आपको मंजूरी दे दी, वो डॉलर सेंक्शन कर दी, आप कर लीजिए। और दूसरी तरफ जो आप जो प्रॉक्सी आपके हैं आप उनको निपटाते रहिए, अमेरिका मदद करता रहेगा, हिजबुल्लाह एंड ऑल। मिस्टर गोयल सर। अच्छा अच्छा सचिन, ठीक है। सचिन, देखिए, अगर हम बात करते हैं खाली मिडिल ईस्ट की, तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है अभी, उसमें किसी का क्या भला हो रहा है, किसी का क्या इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है। ये हमने, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर और कोई साल होता तो मैं समझ सकता था कि यूएसए का इंटरेस्ट था यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि इसकी वजह से वो सारी अपनी ऑयल प्राइसिंग को कंट्रोल करते, और ऑयल प्राइसिंग को कंट्रोल करने के बाद में अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल उसका फायदा वहां पर होता। उनका कंट्रोल बढ़ता सऊदी अरेबिया में, उनका कंट्रोल बढ़ता ये इधर इजराइल से तो उनकी फ्रेंडशिप है ही खैर, लेकिन बेसिकली मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और ईरान को वो मार्जिनलाइज कर पाते, लेकिन इस साल नहीं कर पाएंगे, कम से कम दिसंबर तक नहीं कर पाएंगे, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि आगे प्रेसिडेंट कौन आएंगे। तो अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में जो भला हो रहा है, चाइना का भला हो रहा है। चाइना का भला खाली इतना हम कह सकते हैं कि चाइना अगर अमेरिका को एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहता है और अमेरिका को रिप्लेस करके अपने आप एक सुपर पावर बनना चाहता है, अभी कहा गया कि मिलिटरीली अभी चाइना के वश में नहीं है, चाइना की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सुपर पावर बन सके। लेकिन एक बात भूल रहे हैं हम कि मिलिट्री पावर हैज टू बी बैक्ड बाय द इकोनॉमिक पावर, और इस समय पर हालांकि अमेरिका की इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है। एक बार किसी ने पहले कहा था कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन इसके अलावा अभी जो असेसमेंट सामने आ रहे हैं उसका ये है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी स्लो हो रही है, लेकिन चाइना में इकोनॉमिक ट्रांजिशन चल रहा है फ्रॉम द फोर्थ रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एरिया में। चाइना की जितनी भी इन्वेस्टमेंट जा रही है अभी, वो जा रही है टेक्नोलॉजी में। सक्सीड हो या नहीं हो कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी एफर्ट दूसरे डायरेक्शन में है और उनको रूल आउट नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि हमें देखना ये नहीं है कि हमारा फायदा है, हमारा भला कहाँ जा रहा है। और मेरे को दिक्कत ये सामने है कि हम अपने इस समय वो सारे अमेरिकन खेमे में या चाइना से अपना एक रास्ता खुला छोड़े। मुझको लग रहा है कि जो चाइना से हमारी स्ट्रेटेजी, वो रास्ते इतने बंद ना हो जाए कि हम बात करने का रास्ता ही खुल। तो ये हमें बड़े संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है मिडिल ईस्ट को मिलाकर। और ध्रुव सर, लेकिन अब मैं वापस आता हूँ इंडिया के ऊपर। आप ईरान से भी अच्छे हैं, ईरान से इससे पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं भाई। अयतुल्ला खमानी हैं तो आप अभी जो है जो जिस तरीके का मुल्क है वो जहाँ खड़ा है उसके ऊपर अमेरिकी सैंक्शंस भी हैं, लेकिन इसराइल से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आपको आर्म्स भी लेनी है। लेकिन अगर ये प्रॉक्सी चलता भी रहेगा, इंडिया आप कैसे देख रहे हैं सर, कैसे इफेक्ट करेगा? ध्रुव सर। देखिए, जहां तक भारत का सवाल आता है, ये बेशक ये युद्ध आगे चलता रहे मिडिल ईस्ट में, लेकिन भारत के रिश्ते जो हैं दोनों के साथ सही रहेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो किसी तरह कंट्रोल में आ जाए। अभी आपने देखा होगा कि जब हुतीज ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये टेररिस्ट अटैक है। लेकिन इस समय उसके बाद जब इजराइल ने 300 से ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल के ऊपर अटैक किया, उस समय पर हमने वो थोड़ी सी चुप्पी रखी, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो लड़ाई नहीं देखना चाहते थे। और एक तरफ से डिप्लोमेटिक मैसेज ये गया, क्योंकि ये 2 स्टेट्स हैं जो भिड़ रहे हैं, ये टेररिस्ट स्टेट नहीं है, ये 2 नॉर्मल स्टेट्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो भारत की कोशिश होगी इस लड़ाई को रोकने के लिए।
और मेरे ख्याल से भारत और बाकी देशों के प्रयास से ये मामला जो है ये अब सुधर चुका है। बेसिकली सचिन जी, मुझे लगता है ये लड़ाई शुरू इसलिए हुई क्योंकि इब्राहिमिक अकॉर्ड्स आगे जा रहे थे, और सऊदी अरेबिया भी अगर उसमें आ जाता तो हमास की जो छवि है उस इलाके में वो खत्म हो जाती। वो जो सपोर्ट उनको मिलता वो खत्म हो जाता, और एक तरफ से पूरा मिडिल ईस्ट जो है, वेस्ट एशिया जिसको वेस्ट एशिया जो है वो एक तरफ से कमर्शियली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वो हुआ नहीं है, और वो क्योंकि 7 अक्टूबर को अटैक हुआ और 1300 इजरायलीज के वहां पर मारे गए, तो ये उसकी संभावना अभी बहुत दूर हो गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ईरान ने अटैक किया तो इजराइल को मदद मिली है जॉर्डन से भी और सऊदी अरेबिया से भी। तो ये फॉल्ट लाइंस जो है ये एक तरफ से बड़े डिफ्यूज से हो गए हैं। ये नहीं कह सकते हम कि अभी ये आइडियोलॉजिकल और मुस्लिम वर्सेस अदर्स है या शिया वर्सेस मुस्लिम है, वो तो खैर यहाँ नहीं, पर लेकिन वो बात एक और सर है ना, लेकिन एक और चीज़ है ना सर, जैसे के सिन्हा सर कह रहे थे और मिस्टर गोयल भी कह रहे थे, सर दोनों हैं इतनी दूर, मतलब अगर स्ट्राइक भी करनी है 1700 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस जो है वो कैसे मिसाइल जो है कवर करेगी, और एक दूसरे को कहने के बावजूद, दुनिया को तो कह रहे हैं, कहने के बावजूद नेस्तो नाबूद कर देंगे। नहीं, वो तो ये इस प्रकार की दोनों के बीच में वो लंबी लड़ाई चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ये चलेगी तो इसका मतलब है कि अमेरिकन सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट इजराइल को मिलेगा और रशियन सपोर्ट डायरेक्टली मिलेगा ईरान को। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऑयल का भी जिक्र किया है। देखिए, अगर यहाँ पर लड़ाई बहुत बड़ी सीरियस तरीके से चलना शुरू हो गई तो ये ऑयल पर इम्पैक्ट होगा, ऑयल एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट होगा, और 2 देश हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे, एक है भारत और दूसरा है चीन। तो किसी भी हालत पे भारत और चीन ये युद्ध नहीं देखना चाहते हैं, और हमारी तरफ से यही कोशिश होगी। और क्योंकि रशिया भी चीन के साथ ही है, तो रशिया, भारत, चीन और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये युद्ध नहीं देखना चाहती। अगर आप ऐसे देखें तो अमेरिका भी यही चाहता है कि यहाँ पर युद्ध ना हो। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है शांति आ जाएगी। शांति का मतलब ये नहीं है कि वो सब दोस्त बन जाएंगे, ये है कि जिस प्रकार से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से वो प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा। सिन्हा साहब ने 10 साल का जिक्र किया, हो सकता है 10 साल चले, 5 साल चले, 15 साल चले, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन है ये प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा और वहीं तक ही सीमित होगा ये। सचिन जी, पथिकृत, मतलब अगर ये चलता रहेगा, लेकिन मेरा सवाल फिर वापस वहीं आता है, प्रॉक्सी भी हो है तो वॉर ही, इफेक्ट तो होती दुनिया। सचिन जी, मैं एक और युद्ध के बारे में बोलना भूल गया। 2014 से यमन में एक लड़ाई चल रहा है, एक तरफ हौदीज थे, दूसरी तरफ सऊदी अरब लेड पूरा एक सुन्नी अरब देशों का कोalition था। इसी वजह से जब जो ईरान ने सोचा कि सारे मुस्लिम देश उसके पक्ष में आ जाएगा इजराइल के खिलाफ, वो नहीं हुआ, और बहुत सारे इस्लामी देश मिडिल ईस्ट में, जहाँ से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी वो जो इनकमिंग ड्रोन्स थे उस ईरान से, उसको नष्ट कर दिया इजराइल पहुंचने से पहले। तो ये देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसमें ईरान को भी पता है उसका इतना ताकत नहीं है कि अमेरिका के साथ भिड़ जाए। रशिया का इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पाया अमेरिका और पूरा नेटो का ताकत। यूक्रेन में और सीरिया में भी उसको हरा नहीं पाया है। रशिया को पता है वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन रशिया को इतना पता है कि मैं हारूंगा भी नहीं। तो आज प्रॉब्लम कहां पे चल रहा है ये देखिए। अगर इसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है और जो ग्लोबल ऑर्डर की बात की जाती है, ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है, या ईरान को इस्तेमाल करके चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वर्ल्ड वॉर चाहते नहीं है, ये डिस्टर्बेंस फैला के रखना चाहते हैं। इसके 2 कारण। अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो जाता तो फिर वो चाइना को बाईपास करके जो एक ऑल्टरनेट इकोसिस्टम बनाया जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग का, वो उससे चाइना का वर्चस्व मैन्युफैक्चरिंग में खत्म हो जाता। तो चाइना ने उस चीज को सबोटाइज करने का पूरा कोशिश किया, जिसमें ईरान ने अपना रोल प्ले किया। दूसरी चीज है, ईरान के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस लगा के रखा है, अभी देखिए कोई बैक ऑफ नहीं कर रहा। ईरान का जो मेंटालिटी है ना कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन आएगा तो मैं इजराइल को उड़ा दूंगा, पूरे दुनिया के नक्शे से उड़ा दूंगा, ये मानसिकता जब तक ईरान का नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। दूसरी तरफ ये जो सैंक्शंस लगा के रखते हैं रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, आप एक चीज सचिन जी समझ लीजिए, ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर अगर ऑयल सैंक्शंस बंद हो जाए ना तो तेल का कीमत 1/3 हो जाएगा। और ये बहुत सारे ये डीप स्टेट, वेस्टर्न डीप स्टेट, खास करके अमेरिका नहीं चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि सैंक्शंस लगा रहे और सैंक्शंस लगा रहने की वजह से तेल का कीमत बढ़ते रहे। आज एक्चुअल तेल का कीमत अगर रशियन ऑयल और ईरानियन ऑयल तेल आ जाए तो $30-40 पर बैरल से ज्यादा नहीं होगा। इसमें ये खेल समझना चाहिए हम लोग, और इसी वजह से ईरान का भी ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे को अगर आप तेल से ट्रेड नहीं करने दोगे, मेरे पास इतना तेल है तो मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा। और इसी वजह से गल्फ ऑफ एडन में या हमास से, हिजबुल्लाह से ये करवाया जाए। आपको लगता है कि हाउदीज का अपना कोई एजेंडा है कि गल्फ ऑफ एडन को ब्लॉकेट करके रखेगा? ये किसी के लिए कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम यहां पे कोई बैक ऑफ नहीं करेगा, ये लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम कोई अनाउंस कर दिया हाँ जी आज से वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर के टाइम भी लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था, वो सारे इंटीग्रेट होकर एक वर्ल्ड वॉर हो गया। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ रहा है। आज इंडिया के ऊपर कंसर्न क्यों है? इंडिया का कंसर्न इसलिए है कि दोनों जो ईरान है और इजराइल है, ये दोनों हमारे मित्र हैं। दूसरी चीज है, ये को बाईपास करके लाना पड़े, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ एडन को बाईपास करके यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाना पड़े, तो इसका जो इंपैक्ट होगा तेल के कीमत के ऊपर, ये इसका खामियाजा कौन भरेगा? तीसरी चीज है, वहां पे अगर बहुत बड़े पैमाने में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और इतने सारे हमारे जो वहां पे लोग काम करते हैं वो वापस आ जाए, फिर जो रेमिटेंस आता है $125 बिलियन सालाना, उसका क्या होगा? फिर ये सारे आ जाएंगे, फिर इसको नौकरी देना पड़ेगा। तो कंसर्न तो सभी का है, और कुछ लोग वहां पे बैठ के ये प्रॉब्लम तैयार कर रहा है। इनका शायद ये वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते, जब इंटरेस्ट लेकिन भी वर्ल्ड है, में कंसर्न भी है, दुनिया भी बचानी है के सिन्हा सर, तो क्या मैं ये मान